मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, आक्रोश से भरा हुआ है, संकल्पबद्ध है। आज हर भारतीय का यही संकल्प है, हमें आतंकवाद को खत्म करना ही है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस प्रिसीजन के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। और इस तस्वीर ने पूरे देश को देशभक्ति के भावों से भर दिया है, तिरंगे में रंग दिया है। आपने देखा होगा, देश के कई शहरों में, गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में तिरंगा यात्राएं निकाली गई। हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर देश की सेना, उसके प्रति वंदन अभिनंदन करने निकल पड़े। कितने ही शहरों में सिविल डिफेंस वॉलेंटियर बनने के लिए बड़ी संख्या में युवा एकजुट हो गए। और हमने देखा, चंडीगढ़ के वीडियो तो काफी वायरल हुए थे। सोशल मीडिया पर कविताएं लिखी जा रही थी, संकल्प गीत गाए जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे पेंटिंग्स बना रहे थे जिनमें बड़े संदेश छुपे थे। मैं अभी 3 दिन पहले बीकानेर गया था। वहां बच्चों ने मुझे ऐसी ही एक पेंटिंग भेंट की थी। ऑपरेशन सिंदूर ने देश के लोगों को इतना प्रभावित किया है कि कई परिवारों ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। बिहार के कटिहार में, यूपी के कुशीनगर में और भी कई शहरों में उस दौरान जन्म लेने वाले बच्चों का नाम सिंदूर रखा गया है। साथियों, हमारे जवानों ने आतंक के अड्डों को तबाह किया। यह उनका अदम्य साहस था और उसमें शामिल थी भारत में बने हथियारों, उपकरणों और टेक्नोलॉजी की ताकत। उसमें आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी था। हमारे इंजीनियर्स, हमारे तकनीशियन, हर किसी का पसीना इस विजय में शामिल है। इस अभियान के बाद पूरे देश में वोकल फॉर लोकल को लेकर एक नई ऊर्जा दिख रही है। कई बातें मन को छू जाती है। एक माँ बाप ने कहा, अब हम अपने बच्चों के लिए सिर्फ भारत में बने खिलौने ही लेंगे। देशभक्ति की शुरुआत बचपन से होगी। कुछ परिवारों ने शपथ ली है, हम अपनी अगली छुट्टियां देश के किसी खूबसूरत जगह में ही बिताएंगे। कई युवाओं ने मेड इन इंडिया का संकल्प लिया है, वो देश में ही शादी करेंगे। किसी ने यह भी कहा है, अब जो भी गिफ्ट देंगे वह किसी भारतीय शिल्पकार के हाथों से बना होगा। साथियों, यही तो है भारत की असली ताकत, जन मन का जुड़ाव, जन भागीदारी। मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूं, आइए इस अवसर पर एक संकल्प लें। हम अपने जीवन में जहां भी संभव हो, देश में बनी चीजों को प्राथमिकता देंगे। यह सिर्फ आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात नहीं है, यह राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी का भाव है। हमारा एक कदम भारत की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान बन सकता है। साथियों,
बस से कहीं आना जाना कितनी सामान्य बात है। लेकिन मैं आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताना चाहता हूं जहां पहली बार एक बस पहुंची। इस दिन का वहां के लोग वर्षों से इंतजार कर रहे थे और जब गांव में पहली बार बस पहुंची तो लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर उसका स्वागत किया। बस को देखकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। गांव में पक्की सड़क थी, लोगों को जरूरत थी, लेकिन पहले कभी यहां बस नहीं चल पाई थी। क्यों? क्योंकि ये गांव माओवादी हिंसा से प्रभावित था। यह जगह है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में और इस गांव का नाम है काटेजरी। काटेजरी में आए इस परिवर्तन को आसपास के पूरे क्षेत्र में महसूस किया जा रहा है। अब यहां हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। माओवाद के खिलाफ सामूहिक लड़ाई से अब ऐसे क्षेत्रों तक भी बुनियादी सुविधाएं पहुंचने लगी हैं। गांव के लोगों का कहना है कि बस के आने से उन लोगों का जीवन बहुत आसान हो जाएगा। साथियों, मन की बात में हम छत्तीसगढ़ में हुए बस्तर ओलंपिक और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में साइंस लैब पर चर्चा कर चुके हैं। यहाँ के बच्चों में साइंस का पैशन है, वो स्पोर्ट्स में भी कमाल कर रहे हैं। ऐसे प्रयासों से पता चलता है कि इन इलाकों में रहने वाले लोग कितने साहसी होते हैं। इन लोगों ने तमाम चुनौतियों के बीच अपने जीवन को बेहतर बनाने की राह चुनी है। मुझे यह जानकर भी बहुत खुशी हुई कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में दंतेवाड़ा जिले के नतीजे बहुत शानदार रहे हैं। करीब 95% रिजल्ट के साथ ये जिला 10वीं के नतीजों में टॉप पर रहा। वहीं 12वीं की परीक्षा में इस जिले ने छत्तीसगढ़ में छठा स्थान हासिल किया। सोचिए, जिस दंतेवाड़ा में कभी माओवाद चरम पर था, वहां आज शिक्षा का परचम लहरा रहा है। ऐसे बदलाव हम सभी को गर्व से भर देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं लायंस, शेरों से जुड़ी एक बड़ी अच्छी खबर आपको बताना चाहता हूं। पिछले केवल 5 वर्षों में गुजरात के गीर में शेरों की आबादी 674 से बढ़कर 891 हो गई है। 674 से 891। लायन सेंसस के बाद सामने आई शेरों की ये संख्या बहुत उत्साहित करने वाली है। साथियों, आप में से बहुत से लोग यह जानना चाह रहे होंगे कि आखिर ये एनिमल सेंसस होती कैसे है। ये एक्सरसाइज बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लायन सेंसस 11 जिलों में 35,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में की गई थी। सेंसस के लिए टीमों ने राउंड द क्लॉक यानी 2400 घंटे इन क्षेत्रों की निगरानी की। इस पूरे अभियान में वेरिफिकेशन और क्रॉस वेरिफिकेशन दोनों किए गए। इससे पूरी बारीकी से शेरों की गिनती का काम पूरा हो सका। साथियों, एशियाटिक लायन की आबादी में बढ़ोतरी ये दिखाती है कि जब समाज में ओनरशिप का भाव मजबूत होता है तो कैसे शानदार नतीजे आते हैं। कुछ दशक पहले गीर में हालात बहुत चैलेंजिंग थे, लेकिन वहां के लोगों ने मिलकर बदलाव लाने का बीड़ा उठाया। वहां लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ही ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी अपनाया गया। इसी दौरान गुजरात ऐसा पहला राज्य बना जहां बड़े पैमाने पर फॉरेस्ट ऑफिसर के पद पर महिलाओं की तैनाती की गई। आज हम जो नतीजे देख रहे हैं उसमें इन सभी का योगदान है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए हमें ऐसे ही हमेशा जागरूक और सतर्क रहना होगा।
मेरे प्यारे देशवासियों, 2-3 दिन पहले ही मैं पहली राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट में गया था। उससे पहले हमने नॉर्थ ईस्ट के सामर्थ्य को समर्पित अष्टलक्ष्मी महोत्सव भी मनाया था। नॉर्थ ईस्ट की बात ही कुछ और है। वहाँ का सामर्थ्य, वहाँ का टैलेंट वाकई अद्भुत है। मुझे एक दिलचस्प कहानी पता चली है क्राफ्टेड फाइबर्स की। क्राफ्टेड फाइबर्स ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं, सिक्किम की परंपरा, बुनाई की कला और आज के फैशन की सोच, तीनों का सुंदर संगम है। इसकी शुरुआत की डॉक्टर चेवांग नोरबू भूटिया ने। पेशे से वो वेटरनरी डॉक्टर है और दिल से सिक्किम की संस्कृति के सच्चे ब्रांड एम्बेसडर। उन्होंने सोचा क्यों न बुनाई को एक नया आयाम दिया जाए और इसी सोच से जन्म हुआ क्राफ्टेड फाइबर का। उन्होंने पारंपरिक बुनाई को मॉडर्न फैशन से जोड़ा और इसे बनाया एक सोशल एंटरप्राइज। अब उनके यहाँ केवल कपड़े नहीं बनते, उनके यहाँ जिंदगियां बुनी जाती है। वे लोकल लोगों को स्किल ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं। गांवों के बुनकर, पशुपालक और सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन सबको जोड़कर डॉक्टर भूटिया ने रोजगार के नए रास्ते बनाए हैं। आज स्थानीय महिलाएं और कारीगर अपने हुनर से अच्छी कमाई कर रहे हैं। क्राफ्टेड फाइबर्स के शॉल, स्टॉल, दस्ताने, मोजे सब लोकल हैंडलूम से बने होते हैं। इसमें जो ऊन का इस्तेमाल होता है वो सिक्किम के खरगोशों और भेड़ों से आता है। रंग भी पूरी तरह प्राकृतिक होते हैं, कोई केमिकल नहीं, सिर्फ प्रकृति की रंगत। डॉक्टर भूटिया ने सिक्किम की पारंपरिक बुनाई और संस्कृति को एक नई पहचान दी है। डॉक्टर भूटिया का काम हमें सिखाता है कि जब परंपरा को पैशन से जोड़ा जाए तो वो दुनिया को कितना लुभा सकती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपको एक ऐसे शानदार व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं जो एक कलाकार भी हैं और जीती जागती प्रेरणा भी है। नाम है जीवन जोशी। उम्र 65 साल। अब सोचिए, जिनके नाम में ही जीवन हो वो कितनी जीवंतता से भरे होंगे। जीवन जी उत्तराखंड के हल्द्वानी में रहते हैं। बचपन में पोलियो ने उनके पैरों की ताकत छीन ली थी, लेकिन पोलियो उनके हौसलों को नहीं छीन पाया। उनके चलने की रफ्तार भले ही कुछ धीमी हो गई, लेकिन उनका मन कल्पना की हर उड़ान उड़ता रहा। इसी उड़ान में जीवन जी ने एक अनोखी कला को जन्म दिया। नाम रखा बगेट। इसमें वो चीड़ के पेड़ों से गिरने वाली सूखी छाल से सुंदर कलाकृतियां बनाते हैं। वो छाल जिसे लोग आमतौर पर बेकार समझते हैं, जीवन जी के हाथों में आते ही धरोहर बन जाती है। उनकी हर रचना में उत्तराखंड की मिट्टी की खुशबू होती है। कभी पहाड़ों के लोक वाद्य यंत्र, तो कभी लगता है जैसे पहाड़ों की आत्मा उस लकड़ी में समा गई हो। जीवन जी का काम सिर्फ कला नहीं, एक साधना है। उन्होंने इस कला में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। जीवन जोशी जैसे कलाकार हमें याद दिलाते हैं कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अगर इरादा मजबूत हो तो नामुमकिन कुछ नहीं। उनका नाम जीवन है और उन्होंने सच में दिखा दिया कि जीवन जीना क्या होता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज कई ऐसी महिलाएं हैं जो खेतों के साथ ही अब आसमान की ऊंचाइयों पर काम कर रही हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अब गांव की महिलाएं ड्रोन दीदी बनकर ड्रोन उड़ा रही हैं और उससे खेती में नई क्रांति ला रही है। साथियों, तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में कुछ समय पहले तक
जिन महिलाओं को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, आज वही महिलाएं ड्रोन से 50 एकड़ जमीन पर दवा के छिड़काव का काम पूरा कर रही है। सुबह 3 घंटे, शाम 2 घंटे और काम निपट गया। धूप की तपन नहीं, जहर जैसे केमिकल्स का खतरा नहीं। साथियों, गांव वालों ने भी इस परिवर्तन को दिल से स्वीकार किया है। अब ये महिलाएं ड्रोन ऑपरेटर नहीं, स्काई वॉरियर्स के नाम से जानी जाती है। ये महिलाएं हमें बता रही हैं, बदलाव तब आता है जब तकनीक और संकल्प एक साथ चलते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अब 1 महीने से भी कम समय बचा है। ये अवसर याद दिलाता है कि अगर आप अब भी योग से दूर हैं, तो अब योग से जुड़े। योग आपका जीवन जीने का तरीका बदल देगा। साथियों, 21 जून 2015 में योग दिवस की शुरुआत के बाद से ही इसका आकर्षण लगातार बढ़ रहा है। इस बार भी योग दिवस को लेकर दुनिया भर में लोगों का जोश और उत्साह नजर आ रहा है। अलग अलग संस्थान अपनी तैयारियां साझा कर रहे हैं। बीते वर्षों की तस्वीरों ने बहुत प्रेरित किया है। हमने देखा है, अलग अलग देशों में किसी साल लोगों ने योग चेन बनाई, योग रिंग बनाई। ऐसी बहुत ही तस्वीरें हैं जहां एक साथ 4 जनरेशन मिलकर योग कर रही हैं। बहुत से लोगों ने अपने शहर की आइकॉनिक प्लेसेस को योग के लिए चुना। आप भी इस बार कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से योग दिवस मनाने के बारे में सोच सकते हैं। साथियों, आंध्र प्रदेश की सरकार ने योग आंध्र अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य पूरे राज्य में योग संस्कृति को विकसित करना है। इस अभियान के तहत योग करने वाले 10 लाख लोगों का एक पूल बनाया जा रहा है। मुझे इस वर्ष विशाखापत्तनम में योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मुझे जानकर अच्छा लगा कि इस बार भी हमारे युवा साथी देश की विरासत से जुड़ी आइकॉनिक प्लेसेस पर योग करने वाले हैं। कई युवाओं ने नए रिकॉर्ड बनाने और योग चेन का हिस्सा बनने का संकल्प लिया है। हमारे कॉरपोरेट भी इसमें पीछे नहीं है। कुछ संस्थानों ने ऑफिस में ही योग अभ्यास के लिए अलग स्थान तय कर दिया है। कुछ स्टार्टअप्स ने अपने ऑफिस योग अवर्स तय कर दिए हैं। ऐसे भी लोग हैं जो गांवों में जाकर योग सिखाने की तैयारी कर रहे हैं। हेल्थ और फिटनेस को लेकर लोगों की ये जागरूकता मुझे बहुत आनंद देती है। साथियों, योग दिवस के साथ साथ आयुर्वेद के क्षेत्र में भी कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में जानकर आपको बहुत खुशी होगी। कल ही यानी 24 मई को WHO के डायरेक्टर जनरल और मेरे मित्र तुलसी भाई की मौजूदगी में एक MOU साइन किया गया है। इस एग्रीमेंट के साथ ही इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ इंटरवेंशंस के तहत एक डेडिकेटेड ट्रेडिशनल मेडिसिन मॉड्यूल पर काम शुरू हो गया है। इस पहल से आयुष को पूरी दुनिया में वैज्ञानिक तरीके से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। साथियों, आपने स्कूलों में ब्लैक बोर्ड तो देखा होगा, लेकिन अब कुछ स्कूलों में शुगर बोर्ड भी लगाया जा रहा है। ब्लैक बोर्ड नहीं, शुगर बोर्ड। CBSE की इस अनोखी पहल का उद्देश्य है बच्चों को उनके शुगर इंटेक के प्रति जागरूक करना। कितनी चीनी लेनी चाहिए और कितनी चीनी खाई जा रही है, ये जानकर बच्चे खुद से ही हेल्दी विकल्प चुनने लगे हैं। ये एक अनोखा प्रयास है और इसका असर भी बड़ा पॉजिटिव होगा। बचपन से ही स्वस्थ जीवन शैली की आदतें डालने में ये काफी मददगार साबित हो सकता है। कई अभिभावकों ने इसे सराहा है और मेरा मानना है ऐसी पहल दफ्तरों, कैंटीनों और संस्थानों में भी होनी चाहिए। आखिरकार सेहत है तो सब कुछ है। फिट इंडिया ही स्ट्रांग इंडिया की नींव है। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छ भारत की बात हो
और मन की बात के श्रोता पीछे रहें, ऐसा कैसे हो सकता है भला? मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब अपने अपने स्तर पर इस अभियान को मजबूती दे रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी मिसाल के बारे में बताना चाहता हूं जहां स्वच्छता के संकल्प ने पहाड़ जैसी चुनौतियों की भी मात दे दी। आप सोचिए, कोई व्यक्ति बर्फीली पहाड़ियों पर चढ़ाई कर रहा हो, जहां सांस लेना मुश्किल हो, कदम कदम पर जान को खतरा हो, और फिर भी वो व्यक्ति वहां सफाई में जुटा हो। ऐसा ही कुछ किया है हमारी आईटीबीपी की टीमों के सदस्यों ने। ये टीम माउंट मकालू जैसे विश्व की सबसे कठिन चोटी पर चढ़ाई के लिए गई थी। पर साथियों, उन्होंने सिर्फ पर्वतारोहण नहीं किया, उन्होंने अपने लक्ष्य में एक मिशन और जोड़ा, स्वच्छता का। चोटी के पास जो कचरा पड़ा था, उन्होंने उसे हटाने का बीड़ा उठाया। आप कल्पना कीजिए, 150 किलो से ज्यादा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इस टीम के सदस्य अपने साथ नीचे लाए। इतनी ऊंचाई पर सफाई करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यह दिखाता है कि जहां संकल्प होता है, वहां रास्ते अपने आप बन जाते हैं। साथियों, इसी से जुड़ा एक और जरूरी विषय है पेपर वेस्ट और रिसाइकलिंग। हमारे घरों और दफ्तरों में हर दिन बहुत सारा पेपर वेस्ट निकलता है। शायद हम इसे सामान्य मानते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, देश के लैंडफिल वेस्ट का लगभग एक चौथाई हिस्सा कागज से जुड़ा होता है। आज जरूरत है हर व्यक्ति इस दिशा में जरूर सोचे। मुझे जानकर अच्छा लगा कि भारत के कई स्टार्टअप्स इस सेक्टर में शानदार काम कर रहे हैं। विशाखापत्तनम, गुरुग्राम, ऐसे कई शहरों में कई स्टार्टअप पेपर रिसाइकलिंग के इनोवेटिव तरीके अपना रहे हैं। कोई रिसाइकल पेपर से पैकेजिंग बोर्ड बना रहा है, कोई डिजिटल तरीकों से न्यूज़पेपर रिसाइकलिंग को आसान बना रहा है। जालना जैसे शहरों में कुछ स्टार्टअप 100% रिसाइकल्ड मटेरियल से पैकेजिंग रोल और पेपर कोर बना रहे हैं। आप ये भी जानकर प्रेरित होंगे, 1 टन कागज की रिसाइकलिंग से 17 पेड़ कटने से बचते हैं और हजारों लीटर पानी की बचत होती है। अब सोचिए, जब पर्वतारोही इतने कठिन हालत में कचरा वापस ला सकते हैं, तो हमें भी अपने घर या दफ्तर में पेपर को अलग करके रिसाइकलिंग में अपना योगदान जरूर देना चाहिए। जब देश का हर नागरिक ये सोचेगा कि देश के लिए मैं क्या बेहतर कर सकता हूं, तभी मिलकर हम बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। साथियों, बीते दिनों खेलो इंडिया गेम्स की बड़ी धूम रही। खेलो इंडिया के दौरान बिहार के 5 शहरों ने मेजबानी की थी। वहां अलग अलग कैटेगरी के मैच हुए थे। पूरे भारत से वहां पहुंचे एथलीट्स की संख्या 5,000 से भी ज्यादा थी। इन एथलीट्स ने बिहार की स्पोर्टिंग स्पिरिट की, बिहार के लोगों से मिली आत्मीयता की बड़ी तारीफ की है। साथियों, बिहार की धरती बहुत खास है। इस आयोजन में यहाँ कई यूनिक चीजें हुई हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये पहला आयोजन था जो ओलंपिक चैनल के जरिए दुनिया भर में पहुंचा। पूरे विश्व के लोगों ने हमारे युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को देखा और सराहा। मैं सभी पदक विजेताओं, विशेषकर टॉप के 3 विनर्स महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान को बधाई देता हूं। साथियों, इस बार खेलो इंडिया में कुल 26 रिकॉर्ड बने। वेट लिफ्टिंग स्पर्धाओं में महाराष्ट्र की अस्मिता धोने, ओडिशा के हर्षवर्धन साहू और उत्तर प्रदेश के तुषार चौधरी के शानदार प्रदर्शन ने सबका दिल जीत लिया। वहीं महाराष्ट्र के साईराज परदेशी ने तो 3 रिकॉर्ड बना डाले। एथलेटिक्स में उत्तर प्रदेश के कादिर खान और शेख जिशान और राजस्थान के हंसराज ने शानदार प्रदर्शन किया। इस बार बिहार ने भी 36 मेडल्स अपने नाम किए। साथियों, जो खेलता है वही खिलता है।
यंग स्पोर्टिंग टैलेंट के लिए टूर्नामेंट बहुत मायने रखता है। इस तरह के आयोजन भारतीय खेलों के भविष्य को और संवारने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, 20 मई को वर्ल्ड बी डे मनाया गया। यानी एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि शहद सिर्फ मिठास नहीं, बल्कि सेहत, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की मिसाल भी है। पिछले 11 वर्षों में मधुमक्खी पालन में भारत में एक स्वीट रिवॉल्यूशन हुआ है। आज से 10-11 साल पहले भारत में शहद उत्पादन एक साल में करीब 70-75 हजार मैट्रिक टन होता था। आज ये बढ़कर करीब करीब 1.25 मैट्रिक टन के आसपास हो गया है। यानी शहद उत्पादन में करीब 60% की बढ़ोतरी हुई है। हम हनी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में दुनिया के अग्रणी देशों में आ चुके हैं। साथियों, इस पॉजिटिव इम्पैक्ट में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की बड़ी भूमिका है। इसके तहत मधुमक्खी पालन से जुड़े हजारों किसानों को ट्रेनिंग दी गई, उपकरण दिए गए और बाजार तक उनकी सीधी पहुंच बनाई गई। साथियों, ये बदलाव सिर्फ आंकड़ों में नहीं दिखता, ये गांव की जमीन पर भी साफ नजर आता है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले का एक उदाहरण है। यहाँ आदिवासी किसानों ने सोन हनी नाम से एक शुद्ध जैविक शहद ब्रांड बनाया है। आज वह शहद जैम समेत अनेक ऑनलाइन पोर्टल पर बिक रहा है। यानी गांव की मेहनत अब ग्लोबल हो रही है। इसी तरह उत्तर प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में हजारों महिलाएं और युवा अब हनी उद्यमी बन चुके हैं। साथियों, और अब शहद की केवल मात्रा नहीं, उसकी शुद्धता पर भी काम हो रहा है। कुछ स्टार्टअप अब एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी से शहद की गुणवत्ता को प्रमाणित कर रहे हैं। आप अगली बार जब भी शहद खरीदें तो इन हनी उद्यमियों द्वारा बनाए गए शहद को जरूर आजमाएं। कोशिश करें कि किसी लोकल किसान से, किसी महिला उद्यमी से भी शहद खरीदें, क्योंकि उस हर बूंद में स्वाद ही नहीं, भारत की मेहनत और उम्मीदें घुली होती हैं। शहद की ये मिठास आत्मनिर्भर भारत का स्वाद है। साथियों, जब हम शहद से जुड़े देशों के प्रयासों की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक और पहल के बारे में बताना चाहता हूं। ये हमें याद दिलाती है कि हनी बीज की सुरक्षा सिर्फ पर्यावरण की नहीं, हमारी खेती और फ्यूचर जनरेशन की भी जिम्मेदारी है। ये उदाहरण है पुणे शहर का, जहां एक हाउसिंग सोसाइटी में मधुमक्खियों का एक छत्ता हटाया गया। शायद सुरक्षा के कारण या डर की वजह से, लेकिन इस घटना ने किसी को कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। अमित नाम के एक युवा ने तय किया कि बीज को हटाना नहीं, उन्हें बचाना चाहिए। उन्होंने खुद सीखा, मधुमक्खियों पर सर्च की और दूसरों को भी जोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने एक टीम बनाई जिसे उन्होंने नाम दिया बी फ्रेंड्स, यानी बी मित्र। अब ये बी फ्रेंड्स मधुमक्खियों के छत्तों को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित तरीके से ट्रांसफर करते हैं, ताकि लोगों को खतरा न हो और हनी बीज भी जिंदा रहे। अमित जी के इस प्रयास का असर भी बड़ा शानदार हुआ है। हनी बीज की कॉलोनी बच रही है, हनी प्रोडक्शन बढ़ रहा है और सबसे जरूरी है, लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ रही है। ये पहल हमें सिखाती है कि जब हम प्रकृति के साथ तालमेल में काम करते हैं तो उसका फायदा सबको मिलता है। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के इस एपिसोड में इस बार इतना ही। आप इसी तरह देश के लोगों की उपलब्धियों को, समाज के लिए उनके प्रयासों को मुझे भेजते रहिए। मन की बात के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।
कई नए विषयों और देशवासियों की नई उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। मुझे आपके संदेशों का इंतजार है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।